आराम की नौकरी नहीं करनी है अपने को, आराम हराम है। अतः विद्यार्थियों को नियमित रूप से महीने में एक बार कम से कम लिखित काम करो और एक पीरियड ऐसा करो कि कल टेस्ट होगा और सवाल कराओ क्लास में। घर से करने के लिए नहीं कहना, क्लास में कराओ, 2 सवाल 1 सवाल कराओ और फिर उसको अपने घर ले जाकर के अच्छी तरह से गलतियां निकाल के लाल रंग में ठीक करके विद्यार्थियों को वापस दो। अगर आपने 6 बार ऐसा कर लिया 1 साल में, जिंदगी भर विद्यार्थी आपको नमस्कार करते रहेंगे। Because you have been able to correct their mistakes and give them guidance about what is the right language to be used in their writing. हम नहीं करते, हम आए, पढ़ाया, गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रम और परिश्रम में यह अंतर है। परिष्कृत श्रम को ही परिश्रम कहते हैं, तो विद्यार्थियों के साथ परिश्रम करना पड़ेगा। एक ये कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर करने चाहिए और विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि देखो इस पेपर में ये 40 कॉन्सेप्ट्स यानी विचार प्रत्यय हैं, इनकी 5-5 लाइन में डेफिनेशन लिखो। अगर उन्होंने डेफिनेशन अच्छी लिख ली तो देखिए उनका सारा क्लैरिटी हो जाएगा। आप विद्यार्थी से पूछिए व्हाट इज कम्युनिकेशन, दिक्कत हो जाएगी समझाने में। उनसे कहिए मोटिवेशन क्या है, दिक्कत हो जाएगी समझाने में। उनसे पूछिए श्रेष्ठता क्या है, उत्कृष्टता क्या है, सफलता क्या है, ज्ञान क्या है, प्रज्ञा क्या है। तो उनके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो लाइफ लॉन्ग उनको सफलता मिलेगी और इंटरव्यू भी बढ़िया देते रहेंगे जहां भी वो जाएंगे। तो 40 ऐसे कॉन्सेप्ट हर पेपर में होने चाहिए जिसकी 5-5 लाइन में डेफिनेशन वो चाहे किताबों से नकल करके लाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप चेक करिएगा उन्होंने ठीक किया है। और इस तरह के कार्ड बनवाइएगा, 40 कार्ड बन जाएंगे 40 इंपॉर्टेंट शब्दों के लिए। फिर क्या हो, उस पर साथ ही नीचे लिखें कि ये किस विद्वान का विचार है। और यदि किसी 2 विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए तो दोनों का नाम अलग अलग और 2 विचार अलग, दोनों का अंतर। अर्थात उनको रटने की जगह समझना और विश्लेषण करना सिखाइए। अच्छा बताओ, ये डेफिनेशन है। एक बार अमेरिका में मेरे एक प्रोफेसर ने गजब काम किया। उन्होंने एक शब्द लिया, उसकी डेफिनेशन जो है कहा था लेट अस एनालाइज। हमने साथ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 1 घंटा लग गया उस छोटी सी डेफिनेशन को विश्लेषण करने में। और कहा कि अच्छा मैं पढ़ाता हूं, या हमने कहा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ये टॉपिक हो गया, वी लर्न एवरीथिंग। और मैंने कहा सर देयर इज नो नीड फॉर यू टू एक्सप्लेन एनीथिंग नाउ। This 1 hour that we have devoted to the understanding of this particular concept has been enough to give us understanding of what it is in all its dimensions. बिन आयामों के माध्यम से हमने इस प्रत्यय की गहराई को समझ लिया। अच्छा क्लास में केवल टॉपिक बाय टॉपिक ऐसा करो, कुछ टॉपिक जो सरल है बच्चों पे छोड़ दो कि तुम ये पढ़ के आओ, ये सरल टॉपिक है, बच्चे पढ़ के आएंगे। कोई दिक्कत हो, अच्छा भी कोई दिक्कत है पूछ लो, ठीक है। बाकी आप उनको सोचना सिखाओ, आर्ट ऑफ थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसा क्यों मानते हो, इसका और विकल्प बताओ, इसको ये सिद्ध करो कि गलत है। एक बहुत बड़े विद्वान ने एक डेफिनेशन दे दी, सब लोग कहेंगे यस 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 यस। आप क्लास में कहेंगे भैया मुझे तो इसमें कमियां नजर आती है, बताओ तुम्हें क्या कमी नजर आती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, विद्यार्थी बताएंगे क्या कमी है। विद्यार्थियों का मस्तिष्क जो ईश्वर ने बनाया ना, जैसे आपका है, तो उनको मौका तो दो चिंतन करने का। उनको कठपुतलियां मत बनाओ, उनको जिज्ञासा के चमत्कारिक व्यक्तित्वों के रूप में विकसित होने दो। आपकी क्लास में ऐसा आनंद आए उनको, एज इफ दे आर डेवलपिंग ए ग्रेट टीम, तो पसंद करते हैं ऐसे टीचर्स जो अपने नॉलेज को अप टू डेट करके आए। आइए आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊं जो फिलॉसफी के प्रोफेसर हरियाणा थे, मैसूर यूनिवर्सिटी। छोटे छोटे कार्ड इस तरह के वो टाइपराइटर पर खुद टाइप करके लाते हैं। उस समय पर आप जानते हैं मैनुअल टाइपराइटर थे, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर नहीं। और क्लास में पढ़ाने के बाद वो क्लास में बाहर जाने से पहले उनको
स्टूडेंट के सामने फाड़ देते। विद्यार्थी चिल्लाते, सर क्या कर रहे हैं, इतने अच्छे आपके नोट्स जो आप फाड़ रहे हैं, अगले साल भी काम आएंगे सर। कहते इसीलिए फाड़ रहा हूँ, अगले साल काम नहीं आने चाहिए, अगले साल मुझे नए बनाने चाहिए। पुराने नोट से पढ़ाते रहते हैं। एक बार एक लड़की मेरे पास आई, सजी संवरी हुई, बड़ी स्मार्ट। मैंने कहा तुम मेरे अंदर, कैसा मैं आपके अंदर PhD करना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम मॉडल की तरह लगती हो। सर मैं मॉडल हूँ। क्या फिर कैसे तुम MA कर रही हो? प्राइवेट किया है तुमने? MA प्राइवेट किया कि नहीं? सर मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कहा मेरी क्लास में तो कभी दिखाई नहीं। सर एक बार आई थी, मैं एक बार आई थी और PhD करने आ रही है। तो मैंने कहा तुम क्लास में नहीं आई? क्या सब मेरे आपके पेपर में हाईएस्ट मार्क्स आए MA में। मैंने कहा कैसे कि साहब आपने पिछले साल जो नोट्स दिए थे ना स्टूडेंट्स को, मैंने वो पढ़ लिए। मैंने कहा तुमने वो तो पढ़ के फर्स्ट डिवीजन ले आई, पर तुमने क्लास में बैठने का आनंद नहीं लिया। तुम्हारी मेरी मुलाकात हुई नहीं। मैं कोई सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूं क्या? अच्छा मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई किस्सा, कोई ना कोई प्रकरण, कोई ना कोई प्रेरणादायक, कोई ना कोई अच्छा कोटेशन, कोई ना कोई छोटी सी गाथा, किसी के जीवनी का प्रसंग क्लास में जरूर दो। विद्यार्थी उत्सुकता से आए, उनको ये ना लगे अच्छा क्या टॉपिक पढ़ाया गया था, किताब से पढ़ लेंगे। अगर ना आए तो उनको लगे कि मेरी जिंदगी में कुछ खोया है। और छोटी छोटी कहानियां जीवन को बदल जाती हैं। सोच कर आओ कि आज मुझे क्या बोलना है, एक कोटेशन कौन सा बोलना है, कहानी कौन सी बोलनी है, सोच कर आओ। आजकल समस्या क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं कि हम जनरली किसी को माफ आसानी से नहीं करते। पुराना किसी से संबंध है, उससे जिंदगी भर की कुट्टी करे रहते हैं। किसी से संबंध बिगड़े तो बिगड़े ही हैं भाई। कांटों को उगने के लिए पानी नहीं चाहिए, फूलों को उगने के लिए पानी चाहिए। तो कांटे तो अपने आप ही जिंदा रहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला। वापस जब कलकत्ता आए तो सारे उनके मार्ग पर प्रवेश द्वार लगे थे। उनका अभिनंदन ही अभिनंदन था। एशिया का पहला व्यक्ति जिसको नोबेल प्राइज मिला। उस स्वागत यात्रा के लंबे पथ पर विचरण करते हुए अपने घर पर संध्या को पहुंचे। लोगों की एक कतार और हुजूम था। 8 बजे उनका एक पड़ोसी आया जिनसे उनके संबंध अच्छे नहीं थे। वो बोला, आ गए रविंद्रनाथ, नोबेल प्राइज लाए हो। गीतांजलि किताब पढ़ना, किताबें से एक किताब पर नोबेल प्राइज नहीं मिलता, सारी किताबों में मिलता है। हमने भी गीतांजलि पढ़ी है। कौन बोल रहा है? एक विरोधी। गीतांजलि के हर पन्ने पे लिखा है कि ईश्वर सब चीजों में है, आकाश में, समुद्र में, पेड़ों में, पक्षियों में, पुरुष में, महिला में, बच्चों में, हर चीज में ईश्वर है। रविंद्रनाथ, हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, क्या मुझ में तुम ईश्वर देख सकते हो? रविंद्रनाथ हक्के पक्के हो गए। उनको उम्मीद ही नहीं थी ऐसा सवाल भी कोई कर सकता है। वो हाँ नहीं कह सकते थे क्योंकि व्यक्ति ईश्वर लायक था ही नहीं। वो ना नहीं कह सकते, ना कहे तो तोले बस प्रपंच, तुम तो कहते हर चीज में ईश्वर है तो मेरे में क्यों नहीं है। रविंद्रनाथ चुप हो गए। अब उसको मौका मिल गया व्यंग मारने का। वाह रविंद्रनाथ, बिना बात ही लिखते रहते हो, प्रपंच करते हो। हम जानते हैं एक दूसरे को कि तुम सच नहीं लिख रहे हो, पर मैं किसी से नहीं कहूंगा। मैं तो देखने आया था, तुम मुबारक देने आया था। रविंद्रनाथ, ऐसा क्यों लिखते हो जो सच नहीं है? अगर तुम मुझ में ईश्वर नहीं देख सकते तो क्यों कहते हो हर चीज में ईश्वर है? अच्छा, नमस्कार, बधाई बधाई। और 10 मिनट में वो आदमी चला गया।